हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 1 के यहाँ पे दोस्तों कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि पेपर में बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, और ये 3 अंकों के प्रश्न हमेशा पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों आज का हमारा, वो है अलैंगिक जनन की विशेषताएं लिखिए। ठीक है, यानी जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो उसकी कुछ महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम देखते हैं जो अलैंगिक जनन है उसकी मुख्य विशेषताएं देखते हैं। तो देखिए इसमें पहला पॉइंट क्या है कि जो एकल जीव है वह जनन द्वारा अपने समान संतति को उत्पन्न करता है। ठीक है, यानी रिप्रोडक्शन के थ्रू यहाँ पे बेसिकली क्या होगा कि जनन के द्वारा जो एकल जीव है यानी कोई एक पेरेंट सेल है वो विभाजित होकर के अपने ही समान संतति उत्पन्न करती है। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास कोई पेरेंट सेल है तो वो पेरेंट सेल डिवाइड होकर के 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या है पहला पॉइंट। इसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट क्या है कि उत्पन्न संतति जो है अपने आप में भी समान होती है और अपने जनकों से भी समानता रखती है। ठीक है, यानी जो उत्पन्न संतति है, ठीक है, यानी जो पेरेंट सेल से जो भी पुत्री कोशिकाएं बनी हैं वो आपस में भी समान होती है। ठीक है, और वह अपने जनकों से भी यानी जिस पेरेंट सेल से बनी है उनसे भी आपस में क्या रखती है, समानता रखती है। इसके बाद देखिए तीसरा मोस्ट पॉइंट क्या है कि युग्मक नहीं बनते हैं। ठीक है, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मेन विशेषता क्या कि इसमें किसी भी प्रकार के युग्मक या गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट क्या है कि निषेचन नहीं होता यानी फर्टिलाइजेशन इनमें एब्सेंट होता है। तो देखिए जब किसी भी प्रकार के युग्मक ही नहीं बनेंगे तो फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन में 2 युग्मकों का मिलना आपस में जरूरी होता है। तो जब यहाँ पे युग्मक ही नहीं बन रहे हैं तो निषेचन तो होगा ही नहीं। ठीक है, इसके बाद देखिए इसमें क्या है केवल समसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ये भी एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसमें क्या होता है केवल और केवल माइटोसिस डिवीजन होता है यानी समसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, और समसूत्री विभाजन बेसिकली कैसा होता है कि एक कोशिका से कितनी कोशिका बनेगी, एक कोशिका से 2 कोशिका बनेगी, 2 से 4 कोशिका बनेगी, 4 से 8 बनेगी, 8 से 16 बनेगी। तो समसूत्री विभाजन यानी जो समान प्रकार का विभाजन होता है। ठीक है, तो विभाजन इसमें समान प्रकार का होता है यानी 1 से 2 कोशिका बनेगी, फिर 2 कोशिकाओं से 4 कोशिका बनेगी। तो इस प्रकार से समसूत्री विभाजन में कैसे विभाजन होता है, समान प्रकार का विभाजन होता है। ठीक है, तो और लास्ट पॉइंट इसमें क्या है कि गुणन तीव्र होता है। अब देखिए यदि समसूत्री विभाजन हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि गुणन इसमें क्या होगा, तीव्र गति से होगा या तेजी से होगा। तो समसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप इसमें अलैंगिक जनन में जो है कम समय में हम कह सकते हैं कि ज्यादा मात्रा में संतति उत्पन्न की जा सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें गुणन क्या होता है, तीव्र होता है। अब देखिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है कि क्लोन किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए क्लोन क्या होता है बेसिकली जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है या अलैंगिक जनन होता है। तो अलैंगिक जनन के थ्रू जो उत्पन्न होने वाली संतानें हैं, ठीक है, या अलैंगिक जनन द्वारा जो उत्पन्न संततियां हैं वो अपने आकार की एवं आनुवांशिक दोनों रूप से क्या होती हैं, समान होती हैं। ठीक है, यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जो भी जीव बनते हैं वो अपने मार्फोलॉजिकली और जेनेटिकली यानी आकार की एवं आनुवांशिकी दोनों रूप में क्या होते हैं, समान होते हैं। और इसी प्रकार समान जीवों के समूह को या समान जीवों को ऐसे ही समान जीवों को हम क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। ठीक है, क्या कहा दोस्तों हमने कि अलैंगिक जनन से उत्पन्न संततियां या अलैंगिक जनन से उत्पन्न ऐसी पुत्री कोशिकाएं जो आकार की यानी मार्फोलॉजिकली तथा आनुवांशिकी यानी जेनेटिकली रूप से समान होती हैं, ऐसे समान जीवों को ही हम क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। देखिए इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है हमारा लैंगिक व अलैंगिक जनन में अंतर। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या दोस्तों, लैंगिक व अलैंगिक जनन के मध्य अंतर। ठीक है, यानी यहाँ पे डिफरेंसेस बिटवीन सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पे हम डिफरेंस देखते हैं। तो एक साइड हमारा है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन और दूसरी साइड हमारा सेक्सुअल यानी कि लैंगिक जनन। ठीक है, तो देखिए बेसिकली यदि हम अलैंगिक जनन की बात करें तो यह सदैव एक जन की प्रक्रिया है। ठीक है, यानी इसमें एक ही जनक भाग लेता है। ठीक है, अर्थात यहाँ पे केवल हेप्लॉइड सेल होती है। ठीक है, यहाँ पे केवल एक ही डिवीजन होता है और एक ही बार में क्या बन जाते हैं, यहाँ पे जो पेरेंट सेल होती है उनसे कई सारी जो है पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो यह सदैव एक जन की प्रक्रिया यानी इसमें केवल और केवल एक ही जनक भाग लेता है। ठीक है,
और यदि लैंगिक जनन की बात करें तो यह हमेशा द्विजन की प्रक्रिया है, ठीक है, क्योंकि इसमें मेल और फीमेल दोनों के गैमेट्स का मिलना जरूरी होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो लैंगिक जनन है इसमें ये कैसी है, डिप्लॉयड या द्विजन की प्रक्रिया होती है, ठीक है। इसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, इसमें युग्मकों का संलयन नहीं होता, ठीक है। तो लैंगिक जनन में चूंकि हमको मालूम है कि केवल माइटोसिस डिवीजन होता है, तो माइटोसिस डिवीजन के थ्रू हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो भी पेरेंट सेल होती है वो डिवाइड होकर के पुत्री कोशिकाओं में डायरेक्ट निर्माण कर देती है उसका, ठीक है। तो इसमें किसी प्रकार के युग्मकों का संलयन नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए जो लैंगिक जनन है, तो लैंगिक जनन में युग्मकों का संलयन होता है, ठीक है। और ये लैंगिक जनन की यह महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसमें आपस में गैमेट्स जो है तो मिलते हैं, यानी युग्मकों का यहाँ पे संलयन होता है। अब अगला पॉइंट देखिए क्या है कि इसमें युग्मक निर्माण नहीं होता है, ठीक है। तो यानी युग्मक किसी भी प्रकार का गैमेट का यहाँ पे फॉर्मेशन नहीं होता है। तो जब गैमेट ही नहीं बनेंगे तो युग्मकों का संलयन तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें ना तो गैमेट बनते हैं और ना ही युग्मकों का संलयन होता है। वहीं यदि लैंगिक जनन की बात करें तो इसमें युग्मकों का निर्माण भी आवश्यक होता है और युग्मकों के निर्माण के बाद युग्मकों का आपस में संलयन भी जरूरी होता है, ठीक है। अगला पॉइंट है दोस्तों, इसमें केवल समसूत्री विभाजन होता है। जो हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें केवल और केवल माइटोसिस डिवीजन होता है। इसमें 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 इस प्रकार डिवीजन होता है और कोशिकाएं की संख्या क्या होती है, बढ़ती जाती है। और यदि लैंगिक जनन की बात करें तो इसमें समसूत्री तथा अर्धसूत्री दोनों प्रकार का विभाजन होता है, ठीक है। पहले जो विभाजन होता है वो कैसा होता है, समसूत्री प्रकार का होता है, उसके बाद फिर अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो लैंगिक जनन में दोनों प्रकार का बेसिकली विभाजन पाया जाता है। इसके बाद देखिए यह प्रजनन की तीव्र विधि है, ठीक है। चूंकि इसमें पेरेंट सेल डिवाइड होकर के डायरेक्ट मदर सेल पेरेंट सेल विभाजित होकर के यहाँ पे डॉटर सेल का निर्माण करती है, यानी यहाँ पे पेरेंट सेल जो है वो विभाजित होकर के पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे समसूत्री विभाजन के थ्रू कई सारे विभाजन होते हैं। तो समसूत्री विभाजन चूंकि वैसे भी तीव्र विभाजन होता है, तो यहाँ पे समसूत्री विभाजन होता है, जिस कारण से यह प्रजनन की तीव्र विधि होती है। इसके विपरीत यह लैंगिक जनन जो है यह प्रजनन की धीमी विधि है, ठीक है। इसमें अपेक्षाकृत लैंगिक जनन में ज़्यादा समय लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रजनन की क्या है, धीमी विधि होती है। अगला पॉइंट है यह एक कायजनिक प्रजनन है, ठीक है। अब चूंकि जो अलैंगिक जनन है बेसिकली पौधों के या प्लांट के कायिक अंगों से होता है, ठीक है, यानी कायिक भागों से होता है। जैसे जड़, तना, पत्ती ये क्या होते हैं, स्टेम, लीफ और रूट जो है ये पौधे के कायिक भाग होते हैं, यानी वेजिटेटिव पार्ट होते हैं। तो वेजिटेटिव पार्ट से चूंकि इनका अलैंगिक जनन होता है, इसलिए जो अलैंगिक जनन है यह कैसी प्रक्रिया है, कायजनिक प्रक्रिया है, ठीक है, यानी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है। इसके विपरीत देखिए यदि हम लैंगिक जनन की बात करें तो यह प्रजनन की धीमी विधि होती है और यह जो है बेसिकली एक भ्रूणी प्रजनन होता है, ठीक है। यानी इसमें लैंगिक जनन के थ्रू आपस में गैमीट बनते हैं और गैमीट में क्या होता है, गैमीट आपस में और निषेचन के थ्रू जो है जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं और उसके बाद भ्रूण का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से जो लैंगिक जनन है यह एक भ्रूणी प्रजनन होता है, ठीक है, यानी ये एम्ब्रियोटिक रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, एक प्रकार का। अगला पॉइंट है दोस्तों, जो संतति कोशिकाएं होती है वो आनुवांशिक रूप से जनक के समान होती है, ठीक है। अलैंगिक जनन में जो संतति कोशिकाएं होती है वो किसके समान होती है, वह जनक के समान होती है। यानी यहाँ पे चूंकि जनक से ही पुत्री कोशिकाएं बनती है, ठीक है, तो इस प्रकार से जो पुत्री कोशिकाएं बनती है वो जनक के समान होती है। इसके विपरीत यदि हम बात करें लैंगिक जनन की या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो इसमें संतति दोनों जनकों से आनुवांशिक रूप से भिन्नताएं रखती है, ठीक है। जो संतति होती है वो दोनों जनकों से आपस में क्या होती है, भिन्न होती है। देखिए चौथा प्रश्न क्या है दोस्तों आज का हमारा, विखंडन और खंडन में अंतर लिखना है, ठीक है, यानी फिजन और फ्रेगमेंटेशन क्या होता है उन दोनों के मध्य डिफरेंस बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम विखंडन और खंडन के मध्य अंतर समझते हैं। तो जो हमारा विखंडन होता है या फिजन होता है, ठीक है, एक साइड हमारा विखंडन है यानी फिजन और दूसरी साइड हमारा क्या है, खंडन यानी फ्रेगमेंटेशन। तो देखिए यदि हम विखंडन की बात करें तो यह बेसिकली एक कोशिकीय जीवों में पाया जाता है, ठीक है, यानी जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें जो फिजन है वो पाया जाता है, ठीक है। इसके विपरीत जो खंडन होता है या फ्रेगमेंटेशन यह बेसिकली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्मों में पाया जाता है, ठीक है, यानी यह बहुकोशिकीय जीवों में पाया जाता है, यानी ऐसे जीव जिनमें कई सारी कोशिकाएं पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद देखिए दूसरा डिफरेंस क्या है, इसमें केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य का विभाजन जो है वो विखंडन से पूर्व होता है, ठीक है,
यानी जो कोशिका द्रव्य विभाजित होती है वो विखंडन के पहले ही हो जाती है, ठीक है। यानी यहाँ पे सेल विखंडित नहीं हो पाती है, यानी आपस में विभाजित होकर टूट नहीं पाती है, यहाँ पास पहले ही कोशिका द्रव्य का विभाजन जो है वो हो जाता है। इसके विपरीत यदि खंडन की बात करें तो इनमें कोशिकाएं जो होती हैं वो खंडन के बाद वृद्धि एवं विभाजन करती हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे जब कोशिकाएं आपस में विभाजित हो जाती हैं उसके बाद जो है वो कोशिका द्रव्य क्या होते हैं, विभाजित होते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों कि विखंडन के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि बनने वाली जो भी डॉटर सेल होती है या पुत्री संततियां होती है वो लगभग बराबर आकार की होती है, ठीक है। यानी जो पेरेंट सेल से यहाँ पे कोई भी जो विखंडित होकर के जो आपस में पुत्री कोशिकाएं बनेगी वो आकार में यानी मार्फोलॉजिकली क्या होती हैं, आपस में समान होती हैं। यदि खंडन की बात करें तो खंडन के जो खंड बनेंगे, ठीक है, यानी खंडन के परिणाम स्वरूप जब सेल टूट करके कई सारे खंड बनेंगे उसके, तो ये प्रायः असमान प्रकार के होते हैं, ठीक है, यानी ये आपस में समान नहीं होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि बाह्य निषेचन क्या होता है, समझाइए, ठीक है। तो बाह्य निषेचन या इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन या बाह्य निषेचन क्या होता है ये हमको समझाना है। तो आइए यहाँ पर समझते हैं कि जो बाह्य निषेचन है या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो देखिए बेसिकली जीवों के शरीर के बाहर होने वाला जो निषेचन होता है वही जो है बाह्य निषेचन या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहलाता है, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं ऐसा विभाजन, ऐसा निषेचन जिसमें जो युग्मक है वो बाह्य माध्यम में मिलते हैं, ठीक है, यानी किसी बाहरी माध्यम में जो युग्मक है वो आपस में संलयित होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के निषेचन को हम बाह्य निषेचन कहते हैं, ठीक है। क्या कहा दोस्तों हमने कि जीवों के शरीर में ऐसा शरीर के बाहर होने वाला ऐसा विभाजन, ठीक है, ठीक है। क्या कहा दोस्तों हमने कि जीवों के शरीर के बाहर होने वाला निषेचन, ठीक है, यानी इसमें कोई माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। जैसे मान लीजिए जीवों के शरीर के बाहर, जैसे मान लीजिए जल में यदि निषेचन हो रहा है, ठीक है, तो जीवों के शरीर से बाहर होने वाला जो निषेचन होता है वही बाह्य निषेचन कहलाता है। अर्थात इस प्रकार के निषेचन में जो नर युग्मक होता है या मेल गैमीट होता है वह अंड यानी कि जो फीमेल गैमीट है उससे उसका जो संलयन है वो बाहरी माध्यम में होता है, ठीक है। अब चूंकि इसके एग्जाम्पल यहाँ पास कई सारे आप देख सकते हो, जैसे यदि हम बात करें जो भी मछलियाँ हैं, ठीक है, मछलियाँ हैं तथा मछलियों के साथ साथ जो भी उभयचर या एम्फीबियंस होते हैं इन जंतुओं में प्रायः बाह्य निषेचन पाया जाता है, ठीक है। मछलियों में और उभयचर जो जंतुओं होते हैं उनमें अधिकतर बाह्य निषेचन पाया जाता है, ठीक है। और इस प्रकार के निषेचन में ज़्यादा मात्रा में युग्मकों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। क्या कहा दोस्तों हमने कि यहाँ पे युग्मकों की यानी गैमीट्स की ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। क्यों पड़ती है ज़्यादा मात्रा में युग्मकों की? क्योंकि यहाँ पे देखिए मान लीजिए कोई ओवम है यानी कि जो फीमेल गैमीट है वो मान लीजिए पानी में है। अब यहाँ पे मान लीजिए नर ने मान लीजिए कई सारे यहाँ पे मेल के द्वारा कई सारे यहाँ पे स्पर्म या कि हम कह सकते हैं कि जो मेल गैमीट जो है वो गैमीट छोड़ा, ठीक है, जो मेल के द्वारा जो गैमीट छोड़ा गया, ठीक है। यानी मान लीजिए मेल गैमीट क्या होता है, बेसिकली स्पर्म होता है। तो मान लीजिए जैसे स्पर्म मेल के द्वारा छोड़ा गया जल में, ठीक है, मान लीजिए मेढक के द्वारा जैसे स्पर्म छोड़ा गया जल में, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि जितने स्पर्म छोड़े गए तो उसमें से पूरे के पूरे स्पर्म जो हैं वो जा करके ओवम को ढूंढ लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ज़्यादा मात्रा की युग्मकों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो निषेचन है ये क्या कहलाता है, बाह्य निषेचन कहलाता है या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। यानी ऐसा निषेचन जो कि जीवों के बाहरी माध्यम में संपन्न होता है उसको हम बाह्य निषेचन कहते हैं। और ये बाह्य निषेचन बेसिकली मछलियों में तथा एम्फीबियंस में पाए जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों की वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिए और साथ ही साथ दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, ठीक है। तो ये पेपर में अक्सर 3 नंबर के क्वेश्चन में या लघु उत्तरीय प्रश्न में आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।